क्या हो अगर पैसे को लेकर हमारी सारी समझ असल में गलत हो? चलिए, आज पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और उन छिपी हुई ताकतों को जानते हैं जो हमारे हर फाइनेंशियल फैसले पर असर डालती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पैसों में कामयाबी का इंटेलिजेंस से कोई खास लेना देना नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर मॉर्गन हाउसर अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही कहते हैं। मतलब ये दिमाग का नहीं बल्कि बिहेवियर का खेल है। कितना पैसा कमाया जाएगा ये इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इस बात पर ज्यादा कि वो अपने एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, जैसे एक आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, ठीक वैसे ही हमारे पैसे से जुड़े फैसलों के पीछे की असली वजह भी छिपी होती हैं। तो आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे और उन साइकोलॉजिकल ताकतों को समझेंगे जो हमारी फाइनेंशियल किस्मत बनाती या बिगाड़ती हैं। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की कहानी देखते हैं। एक चौकीदार और एक टॉप एग्जीक्यूटिव। इनकी कहानियों में दौलत, कामयाबी और इंसानी बर्ताव के बारे में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। अब ये कैसी पहेली है जो दिमाग घुमा देती है। एक तरफ एक मामूली सा चौकीदार है जो करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, और दूसरी तरफ एक टॉप का फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो सब कुछ गवा देता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? रोनाल्ड रीड की कहानी हमें सब्र और लगन की ताकत दिखाती है। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस एक सिंपल सा प्लान फॉलो किया, लगातार पैसे बचाए और वक्त के साथ अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखा। वहीं रिचर्ड फुस्कोन की कहानी एक चेतावनी है, ओवर कॉन्फिडेंस और कर्ज के खतरों के बारे में। अपनी इतनी अच्छी पढ़ाई और तजुर्बे के बावजूद वो भी उन्हीं साइकोलॉजिकल गलतियों के शिकार हो गए जो हम सब पर असर डालती है। तो इन दोनों कहानियों से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि पैसा बनाना साइंस से ज्यादा एक आर्ट है। ये इस बारे में है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, ना कि ये कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि पैसे के मामले में हमारा बर्ताव बहुत मायने रखता है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बर्ताव बनता कैसे है? और इसका जवाब हमारे अपने तजुर्बों में छिपा है। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों पैदाइशी सेवर होते हैं और कुछ लोग खर्चीले, या कुछ लोग आसानी से रिस्क ले लेते हैं और कुछ लोग इससे कोसों दूर भागते हैं? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। ये ग्राफ ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल देते हैं। सोचिए, अगर किसी ने बचपन से शेयर मार्केट को सिर्फ ऊपर जाते देखा है तो उसके लिए तो वो शानदार मौका होगा, लेकिन जिसने मार्केट को सालों तक एक ही जगह पर अटका देखा है, उसका सावधान रहना तो बनता है। और यही पैटर्न हमें महंगाई के साथ भी दिखता है। मतलब कोई किस दौर में पैदा हुआ है, ये चीज़ उसके फाइनेंशियल नजरिए को तय कर सकती है, और शायद उसे इसका एहसास तक न हो। तो अगली बार जब किसी का पैसे से जुड़ा कोई फैसला हमें अजीब लगे, तो एक पल रुककर सोचना चाहिए। हो सकता है वो पागलपन ना हो सकता है उन्होंने बस हमसे एक अलग फाइनेंशियल दुनिया देखी हो। लेकिन सिर्फ हमारे तजुर्बे ही हमारी फाइनेंशियल कहानी नहीं लिखते। दो और बहुत ताकतवर चीजें हैं जो हमेशा खेल में शामिल रहती हैं, और वो हैं भाग्य और जोखिम। बिल गेट्स की कहानी को ही ले लीजिए। ये टैलेंट और सही मौके का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो जीनियस तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सही वक्त पर सही जगह पर भी मौजूद थे। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, 1968 में कंप्यूटर का एक्सेस मिलना, इस एक मौके ने गेट्स को वो स्किल्स दी जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाली थीं। लेकिन गेट्स अकेले नहीं थे। उनका एक दोस्त था, केंट इवेंस। वो भी उतना ही होशियार और जुनूनी था। दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने वाले थे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केंट इवांस की ग्रेजुएशन से पहले ही एक पहाड़ चढ़ते हुए दुर्घटना में मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था, और इस बात की एक गंभीर याद दिलाता है कि जोखिम कितना अप्रत्याशित हो सकता है। तो इन दो कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि जिंदगी बहुत ही बारीक धागे पर चलती है। कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला अक्सर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ये भाग्य और जोखिम की ताकत की एक विनम्र याद दिलाता है। अच्छा, तो हमने बाहर की ताकतों यानी भाग्य और जोखिम को तो देख लिया। अब जरा अंदर की ओर देखते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है कि और पैसा हमें और खुश करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दौड़ हमें अक्सर अंदर से खोखला कर देती है। ये बहुत हो गया,
या इनफ को समझने का एक बहुत बड़ा सबक है। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां ये परफेक्ट उदाहरण है कि और ज्यादा की चाहत कितनी खतरनाक हो सकती है। ये दोनों ही अपने फील्ड में टॉप पर थे, लेकिन वे उसी साइकोलॉजिकल जाल के शिकार हुए जो हम सभी को प्रभावित करता है। तो इन सारी कहानियों और आइडियाज का निचोड़ क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमें कौन सी बड़ी बातें सीखनी चाहिए? तो इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी के लिए पर्याप्त का क्या मतलब है? और उन चीजों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है जो असल में मायने रखती हैं? ये वो सवाल हैं जो ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को बल्कि हमारी खुशी को भी तय कर सकते हैं।